जी सर। आई गेस ये नहीं हुआ होगा। सर ये नहीं हुआ। हाँ, सर तो आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, और अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन समझने में अगर तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो, कैन एक्सप्लेन। अदरवाइज आप एक बार स्टार्ट करो। जितना चीज आपको पिछली क्लास में सिखाया था उसी का एप्लीकेशन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कोई बताएगा हाउ टू सॉल्व? पूरा आंसर नहीं बताना है, पूरा आंसर नहीं चाहिए हमको फिलहाल, तो कोई बस इतना बता दो कि कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा आंसर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे, प्रोसेस। नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चन समझने में तकलीफ है किसी को? एनीवन? नहीं? समझा जी सर। अच्छा, एक्सप्लेन कर दें। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और पिछली क्लास में जो हम लोगों ने अमोनिया का क्वेश्चन करा था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करा रहे थे, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे थे, वहां पे ढूंढना था कि अमोनिया कितना बनेगा, या फिर अगर कोई रिएक्टेंट बच जाता है तो कितना बचेगा, ये ढूंढना था। सिमिलर क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे बोल रहे कि हमने आयरन लिया और ऑक्सीजन लिया और इनको आपस में रिएक्शन करा दिया, तो आयरन का जो हमें लेना है वो 0.15 मोल लेना है, ध्यान रहे ये मोल है। और ऑक्सीजन जो लेना है वो 4.8 ग्राम लेना है, और इन दोनों को लेकर के ना आपस में रिएक्शन स्टार्ट करा दो। ऐसा ऐसा समझो कि आपके पास कोई एक कंटेनर था, और इस कंटेनर में आपने यहाँ पे आयरन रखा और नीचे से ना आग लगा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ऑक्सीजन कंटेनर में है, तो ये आयरन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हमने स्टार्टिंग में 0.15 मोल आयरन एंड 4.8 ग्राम ऑक्सीजन अगर लेते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, तो आपको बताना है कि Fe2O3 का कितना मास बनेगा। पहला क्वेश्चन यही है। उसके बाद बोल रहे कि अगर कोई रिएक्टेंट बच जाता है रिएक्शन में, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एक्सेस रिएजेंट, तो कितना बचेगा वो भी बताना है। तो अगर किसी के पास आइडिया है तो यू कैन शेयर, जस्ट शेयर सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, बस आप आइडिया दे सकते हो कि मैं इसके बाद ये करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ऐसा आइडिया दे सकते हो। 0.1 महफूज, 0.1 किसका बच्चे? 0.1 तो मेरे ख्याल से नहीं आता, किसी का नहीं आता। एनीवन आइडिया दे सके?
5 1 ग्राम का मोल ओके, पहले मोल कैलकुलेट कर लेंगे ऐसा बोल रहे हैं, फिर क्या करूं मोल कैलकुलेट करने के बाद? के रेशियो निकाल के। ओके, के रेशियो निकाल करके पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेंगे। यस सर, लिमिटिंग रिएजेंट से पूरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आपका प्रोसेस बस मुझे यही जानना था कि थॉट जनरेट हो रहा है माइंड में या नहीं, तो थॉट जनरेट हो रहा है तो वो अच्छी बात है। अब आप सॉल्व करो। कुछ एक आंसर भेजे आप लोग। 5120 मसूद, 5120 तो नहीं आता है बेटा, 5120 तो नहीं आता। शहनाज 7.6 भी नहीं आता बच्चे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आप लोगों से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आप सभी लोगों से। Fe2O3 0.1 नहीं आएगा बच्चा, 10.6 भी नहीं आएगा। क्या हो रहा है आज, कैलकुलेशन क्यों गलत हो रहा है? चलो पहला चीज मैं बता रहा हूं जहां पे आप मिस्टेक कर रहे होगे शायद, कि ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेना यार। अच्छा, फर्स्ट टेल मी विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आयरन या फिर ऑक्सीजन? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? आयरन। आयरन। आयरन, आयरन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है बच्चे, वो ना फिर से चेक करो, की रेशियो वैल्यू आप फिर से चेक करो। हाँ सुहेल, अभी अभी करेक्ट आए बच्चे। Fe2O3 जो बनेगा ना वो 12 ग्राम बनेगा, करेक्ट। Fe2O3 जो प्रोड्यूस होगा, जो बनेगा, दैट विल बी 12 ग्राम। बाकी लोग जो कर रहे हो आप करते रहो, मैं अभी बस ये दिखाने जा रहा हूं कि आयरन लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है। जिसका लिमिटिंग रिएजेंट रॉन्ग हुआ था वो देख लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमारे पास आयरन का जो नंबर ऑफ मोल है वो 0.15 है। एंड यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल लिखूं तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का मास 4.8 ग्राम लिख रखा था और मोलर मास कितना होता है 32। अगर आप मोल कैलकुलेट करते हो तो ये भी 0.15 आता है, मतलब दोनों का मोल सेम है बच्चे, दोनों का मोल सेम आता है, आप चेक कर लो। ऑक्सीजन का मोल 0.15 आता है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है की रेशियो। की रेशियो आपको फॉर्मूला सिखाया गया था कि जो भी आप नंबर ऑफ मोल लोगे वो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये फॉर्मूला आपको बोला गया था। तो अगर मैं आयरन के लिए के रेशियो लिखना शुरू करूं तो आयरन के लिए के रेशियो कैसा लिखूंगा? आयरन का कितना मोल है 0.15 डिवाइडेड बाय आयरन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 4, तो 4 से डिवाइड करूंगा। ऑक्सीजन के लिए अगर मुझे के रेशियो लिखना है तो ऑक्सीजन का भी मोल कितना है 0.15 ही है एंड ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3। तो यहाँ पे ना के रेशियो आप एग्जैक्ट मत कैलकुलेट करो ना, उसका जरूरत नहीं है। के रेशियो का कभी भी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, वो जरूरत नहीं होता है। हमें बस कंपेयर करना है कि किसका के रेशियो कम है, हमें बस वो कंपेयर करना है। तो अगर कंपेयर ही करना था हमको तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देखो कि न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है। आयरन के केस में डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आयरन क्या है आपका, आयरन इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज आयरन। जिसका भी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था जस्ट करेक्ट इट, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एंड Fe2O3 बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 12 ग्राम, वो आएगा।
चलो वो भी देख लेते हैं। फाइनली हम लोगों ने ये तो डिसाइड कर ही लिया कि आयरन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब कैलकुलेट करेंगे कि Fe2O3 का मास 12 ग्राम कैसे है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को प्रोडक्ट से कनेक्ट करेंगे थ्रू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहला स्टेटमेंट, 4 मोल आयरन अगर मेरा खर्च हो जाता तो 2 मोल Fe2O3 मेरा प्रोड्यूस हो जाता, बन जाता। देखो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट आप ना जब 11th का स्कूल का एग्जाम होगा तो पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, ऐसा इक्वल टू करके मत लिखना, लाइन लिखनी पड़ेगी। 4 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ Fe2O3, ये आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं ना, इसलिए इक्वालिटी करके लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट लंबा हो जाता है, बहुत टाइम लगने लगता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल आयरन होता तो 2/4 मोल, दैट इज 1/2 मोल Fe3 आपका बन चुका होता। लिमिटिंग रीजेंट कौन, आयरन। तो आयरन का 0.15 मोल पूरा खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चलो 0.15 मोल आयरन का खर्च कर देते हैं। तो Fe2O3 का कितना बनेगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 2 मोल Fe2O3 आपका बन जाएगा। ये अब जो मिला आपको दैट इज मोल। ठीक, रहमानुल करेक्ट है बच्चे, आपका आंसर करेक्ट है। तो ये जो मिला हुआ है आपको, ये Fe2O3 का आपको क्या मिल गया, मोल मिल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको मास चाहिए। क्वेश्चन में बोला ना मास चाहिए, मतलब आंसर हमको ग्राम में देना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था कि मास क्या होता है, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल लिखो 0.15 डिवाइडेड बाई 2। मोलर मास किसका लिखेंगे, मोलर मास Fe2O3 का लिखेंगे। Fe2O3 का मोलर मास आप देख लो कैसे कैलकुलेट करना है। Fe2O3 कितना 56, कितना एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन कितना 16, ऑक्सीजन का कितना एटम है 3। तो ये 112 प्लस 48, टोटल कितना आ गया हमारा 160। तो 160 ग्राम इज द मोलर मास। तो 160 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो, इट इज कमिंग आउट टू बी 12 ग्राम Fe2O3 आपका बन जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी बोल दो बच्चा। एनी डाउट, एनीवन अप टू दिस? कोई बोल नहीं रहा यार। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है। अच्छा यहां से अब कोई मुझे ये बताएगा क्या कि देखो आयरन तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन क्या रहेगा, ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। एक्सेस कौन है हमारा, ऑक्सीजन है। कोई मुझे बताएगा क्या कि ऑक्सीजन का जो मास बचेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास कन्वर्सेशन। वेरी गुड, ये दिमाग में रहना चाहिए। पिछली क्लास में कई बार So the total वो mass दिमाग में before रहना reaction चाहिए। equal to total mass after reaction. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो जो स्टेटमेंट में मैंने बोला था कि अगर रिएक्टेंट का कभी भी आपको मास कैलकुलेट करना रहेगा, बचा हुआ मास कैलकुलेट करना रहेगा, तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू यूज द मास कंजर्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं मास कंजर्वेशन। टोटल मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर मैं टोटल मास लिखूं तो आप देखो कि रिएक्शन स्टार्ट होने के टाइम में हमारे पास क्या रहेगा, केवल रिएक्टेंट रहेगा
तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन का मास आपको पहले से ही 4.8 ग्राम दे रखा है, आयरन का मास नहीं दिया था, आयरन का दिया था मोल। तो मैं मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने का तरीका वही, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, सेम वही तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना, 0.15। आयरन का मोलर मास कितना, 50। आप कैलकुलेट करके चेक करो, ये 8.4 ग्राम आता है। इट इज 8.4 ग्राम। तो आयरन का मास कितना, 8.4 ग्राम। अब मैं बिफोर रिएक्शन टोटल मास लिखूं, इट इज 13.2 ग्राम, 0.2 ग्राम है ना, 13.2 ग्राम बनेगा टोटल। बिफोर रिएक्शन टोटल मास इज 13.2 ग्राम। अब जो करना है, अब लिखना है टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन रुकने के बाद। तो रिएक्शन जब भी स्टॉप होगा तो वो टाइम तक प्रोडक्ट भी बन चुका होगा। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ आयरन हो सकता है, चलो मास ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, प्लस मास ऑफ, अब आपको Fe2O3 भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि रिएक्शन एंड हो चुका है। लेकिन बाद में हमको रियलाइज हुआ कि हमारा आयरन क्या है बच्चे, आयरन तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आयरन का मास कितना बचेगा, 0। तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं था, आयरन लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा खर्चा हो जाएगा, जो भी है सब खर्च, तो आयरन का मास बचेगा। अब मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन तो कैलकुलेट ही करना है। Fe2O3 का मास अभी हमने कैलकुलेट करा था, दैट वाज, तो ये टोटल मास आफ्टर रिएक्शन और टोटल मास बिफोर रिएक्शन अकॉर्डिंग मास कंजर्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू आप 13.2 लिख लो, तो बस एक लाइन में आंसर, मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा बच्चे, इट इज 1.2 ग्राम। आ गया मजा, किस चीज में आ गया, आज मैंने देखा मतलब मेजॉरिटी रेस्पॉन्ड करे है और ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट है। मजा आ गया देख करके, मतलब पढ़ाई वढ़ाई किए हो, ऐसे पढ़ाई करोगे बड़ा मजा आएगा। चलो तो ये जो कॉन्सेप्ट था आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ये यहीं पे एंड स्टॉप। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम लोग, फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कंसंट्रेशन वाला, उसमें और मजा आता है। तो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खत्म करके नया कुछ सीखना स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट है परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी में आपके काम का चीज क्या है, ये हेडलाइन लिखो और ये फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले में जितना बोला जाए केवल उतना ही लिखो, क्योंकि फॉर्मूले में कुछ चीजें गलत है, ये सब नहीं लिखना है। डिनोमिनेटर मैं बता रहा हूं क्या लिखना है, डिनोमिनेटर लिखना है टोटल मास इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी। टोटल मास इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को इंक्लूड करने वाला जो टोटल मास है वो लिखना है। मतलब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी इनटू 100, ये आपका परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है। ये बीच में स्टोरी दी गई है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप केवल हेडलाइन और फॉर्मूला लिखो। बाकी मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ वो सुन लो, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान आएगा, क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो देखो कहानी स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी कहानी है। कहानी कुछ ऐसा है कि ये जितने भी आपके पास मेटल होते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ये सब मिलता है माइनिंग करके। या फिर आप नमक भी देखो, तो नमक आप अगर सी के किनारे जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े फील्ड में ना, कैसा बताऊं आपको,
जो सी वाटर आता है उसको होल्ड करके रखते हैं। फिर इवापोरेशन से ना जब सी वाटर इवापोरेट हो जाता है तो वहां सरफेस में ना पूरा सफेद सफेद लेयर बन जाता है नमक का, जिसे कलेक्ट करा जाता है, देन प्यूरिफाई करा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हमें कोई मेटल ले आना है या कोई कंपाउंड ले आना है तो इनिशियली इट इज इन रॉ फॉर्म, और उसमें बहुत सारी गंदगियां, इम्प्योरिटी रहती है। मान लो आपने ना आयरन का माइनिंग करा, माइनिंग मतलब जमीन के अंदर से खोद करके आयरन निकाल रहे, और आपने 100 kg आयरन निकाला, 100 kg सैंपल ले आया, और आपने क्या काम करा कि ये जो आयरन का आपका सैंपल था, इस आयरन के सैंपल को मान लो आपने ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कराया और Fe2O3 बनाने की कोशिश करी। ये समझो कि आपने अगर 100 kg का सैंपल लिया हुआ है ना, तो डेफिनेटली 100 kg के कॉरेस्पॉन्डिंग Fe2O3 नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है ना उस 100 kg में 10 kg मान लो मिट्टी है या सिलिका है, तो मिट्टी या सिलिका से तो Fe2O3 नहीं बनने वाला। तो मान लेते हैं कि आपका ना 10 kg कुछ आपका मिट्टी और सिलिका था, तो रेस्ट जो आपका बचा ना 90 kg, केवल 90 kg आयरन से ही Fe2O3 बनने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे प्योर मास क्या है, 90 kg है, और टोटल मास इंक्लूडिंग द इम्प्योरिटी इज गोइंग टू बी 100 kg। तो इन दोनों का रेशियो लेकर के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज व्हाट, दैट इज परसेंटेज प्योरिटी। आई होप मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, टाइम ज्यादा लिया, आपको पहले से आता है ये परसेंटेज प्योरिटी, आपको पहले से आता होगा। प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी इनटू 100, दैट इज व्हाट परसेंटेज प्योरिटी। तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट अपना दिमाग लगाएंगे। चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोला जा रहा है कि आप ना कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा एक चीज बताऊं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दैट इज एक्चुअली पत्थर, लाइम स्टोन नाम भी है, स्टोन है यार, पत्थर है ये। और कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना, ठीक है। तो पत्थर को गर्म करने से चूना मिलता है। रिएक्शन लिखा जाए, CaCO3 को अगर आप गर्म कर दो, हीट कर दो, तो चूना मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, हमने लिख दिया। बोल रहे हैं कि आपके पास 200 kg पत्थर है जो कि 95% प्योर है। आप बताओ, अगर 200 kg पत्थर को मैं गर्म करूंगा जो 95% प्योर है, तो आप बताओ कि चूना मुझे कितना मिलेगा। जल्दी लगाओ चूना। हैदर, इतनी भी जल्दी नहीं यार। 190 kg जो आप निकाले हो ना, प्योर वाला मास है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी नहीं, कैल्शियम क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पूछा है, पत्थर नहीं पूछा है, चूना पूछा है। अब बताओ चूना कितना बनेगा।
कोई बताएगा? इतना टाइम में आ जाना चाहिए, इतना टाइम सफिशिएंट है। देखो एक हिंट देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप वही करोगे कि आप बताओगे कि आप अगर 200 केजी पत्थर ले आ रहे हो, पहले तो ये इम्प्योर है, प्योरिटी कितना है 95%। पहले आप बताओ कि प्योर पत्थर कितना है आपके पास, क्योंकि अगर पत्थर के साथ मिट्टी लगा हुआ है तो मिट्टी से चूना नहीं बनेगा, पत्थर से ही चूना बनेगा। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप ढूंढोगे तो दैट विल बी 190 केजी। आप बता भी रहे थे, परफेक्टली फाइन है 190 केजी। तो वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे देख लो। अगर आपको चाहिए प्योर कैल्शियम कार्बोनेट तो 100 केजी तो आपका इम्प्योर था, इसका आप कैलकुलेट कर लो 95%, तो आपको मिल जाएगा 190 केजी। 190 केजी क्या है आपका प्योर है। लेकिन आपको ये क्या मिला, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला। आपसे पूछा क्या गया, आपसे कैल्शियम ऑक्साइड पूछा गया। आपसे पूछा गया कि आप बताओ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना। देखो करना बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आसान था कि अगर आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले आते ना तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता। ऑब्वियसली स्टोइचियोमेट्री रेशियो से हमको दिख रहा था। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, अभी सही आया 106.4, अबे करेक्ट है। तो मैं ये बोल रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल है, अगर मैं 1 मोल लेता तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बन जाता हमारा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम। आपको चलो थोड़ा शॉर्टकट बताए थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 56 ग्राम। अच्छा अगर आपको एटॉमिक मास नहीं मालूम था तो आप पूछ सकते थे, हो सकता है आपको एटॉमिक मास ना मालूम रहे। कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास आता है, मास आएगा वो 100 ग्राम आएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मास आएगा वो 56 ग्राम आएगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट खर्च करेंगे, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट खर्च करेंगे, 56 ग्राम लाइम चूना बन जाएगा। ये आगे समझ ही गए होंगे। अगर मैं दोनों तरफ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं, 10⁻³ 10⁻³ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, आई कैन राइट 100 केजी अगर खर्चा करता तो इधर कितना हो जाता 56 केजी बन जाता। और प्योर कितना था आपके पास 90 केजी, सॉरी 190 केजी। तो खर्च तो यही करना था 190 केजी। तो अगर आप 190 केजी खर्च करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 190। तो ये 106 समथिंग आता है, 106 पॉइंट। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। किसी को डाउट है? अगर है तो मोल वाले तरीके से भी मैं करके दिखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर वो मेथड चाहिए तो उधर से भी मैं करके दिखा सकता हूँ। सर दिखा दीजिए सर। चलो वो भी कर देते आपके लिए, वो भी। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो प्योर वाला है वो 190 केजी है, वो प्योर वाला है। तो अब मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा। देखो कैसे बढ़ूंगा मैं, कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना रहेगा तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब जो मैं, अच्छा लास्ट वाला फिर से बताना पड़ेगा, ये गलत है यार। मास डिवाइडेड बाय ये लिख मोलर रहा हूँ। चलो 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 पहले ये वाला मेथड खत्म कर लेते हैं, फिर वापस से किसी को पिछले वाले प्रोसेस में भी थोड़ा डाउट रह गया था तो वो फिर से बता दूंगा। मास। तो मैं ये कह रहा था कि ये मोल वाला मेथड मैं यूज कर रहा था यहाँ पे।
प्योर मास 190 केजी था, तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 190 केजी था, तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100। ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोल मिल गया। नाउ एज पर द स्टोइचियोमेट्री, ये तो हमें दिख ही रहा था कि अगर मैं 1 मोल खर्च करता तो इधर 1 मोल बन जाता, तो डेफिनेटली यही नंबर ऑफ मोल किसका हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा। तो वंस यू नो द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आपको नंबर ऑफ मोल मालूम हो गया, चूना का मोल मालूम हो गया, तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। मास कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, लेकिन यहां पे जो मोलर मास लिखना है वो चूना का लिखना है, क्योंकि आप मास कैल्शियम ऑक्साइड का कैलकुलेट कर रहे हो। मोल कितना, 190 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 100। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 56। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आंसर आएगा आपका, ये ग्राम में आएगा, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है। अगर आपको केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 10³ कैंसिल हो जाएगा, 190 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100 केजी, ये आपको आंसर केजी में मिल जाएगा। और ये वही है, 106.4 ही है, आप चेक कर लो, वही आता है आंसर। ठीक है, तो आप मोल वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब एक बार देखते हैं किसका डाउट था। यार चैट कहाँ गया, हाँ नफीसा, ओके। बोल रहे हो कि सर पहले वाले मेथड को फिर से बता दें। ठीक है, पहले वाले मेथड को मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखो, पहले वाले मेथड को मैं अगर फिर से करना चाहूँ, तो पहले वाला मेथड में मैं ये कह रहा था आपको कि हमको मालूम है कि इधर 1 मोल खर्च करने से कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल मिल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास कितना होता है, 100 ग्राम। 1 मोल खर्च करने से 1 मोल मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना, 56 ग्राम। मतलब इसका अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम खर्च करूंगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम हमको मिल जाएगा। फिर व्हाट आई सेड कि अगर मान लो मैं दोनों में ही 10³ से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो, तो 100 इंटू 10³ हो जाएगा ना पहले वाला, 100 इंटू 10³ ग्राम हो जाएगा। इसी को केजी में लिखना रहेगा, तो केजी में लिखना रहेगा, तो फिर से 10³ से 1000 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा, 100 केजी आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कर रहा था कि 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से फिर डिवाइड भी करूंगा। मैं ये बोल रहा था कि यूनिट चेंज कर लेते हैं ना, ग्राम की जगह पे केजी लिख लेते हैं। अगर आप 1000 केजी खर्च करोगे तो यहाँ पे 56 केजी बन जाएगा, मैं ये बोल रहा था। आगे यूनिट मेथड लगा दिया कि अगर इसका 1 केजी खर्च करना होता, तो यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाय 100 केजी बनता। आपको कितना खर्च करना है, आपको 190 केजी खर्च करना है, क्योंकि आपके पास 190 केजी ही प्योर है। तो बन जाएगा 190 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100 केजी। आप चेक कर लो वापस से, सेम आंसर है। अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो एक और क्वेश्चन परसेंटेज प्योरिटी का, एक और क्वेश्चन, फिर परसेंटेज यील्ड सीखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन, फिर कंसंट्रेशन यूनिट्स, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन ट्राई करिए आप परसेंटेज प्योरिटी का। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए पूरे इत्मीनान के साथ, अगर क्वेश्चन समझने में तकलीफ तो मैं बता दूंगा। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, रिएक्शन लिख देता हूँ। ACl का रिएक्शन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओगे, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पे।
95%, थोड़ा ज्यादा आता है। अच्छा, ये आप मुझे थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाओ मुझे, क्योंकि लास्ट मैंने दूसरे बैच में भी यही क्वेश्चन दिया था, उनका भी आंसर 95% आता है, आप लोगों का भी 95%। कुछ तो कॉमन मिस्टेक हो रहा है, मुझे बस आप प्रोसेस बताओ कि आप क्या कर रहे हो, कि कुछ कॉमन मिस्टेक है, मुझे भी पता चले कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। आंसर 95 नहीं है, कोई तो बता दो कि प्रोसेस आप क्या कर रहे हो, ताकि मैं थोड़ा पता चले, मुझे भी पता रहे कि आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हो। कोई तो बता दो यार। या फिर आपका कॉपी देखता तो भी पता चल जाता, कॉपी देख नहीं सकता ना यहाँ से, तो आप बता दो। कोई नहीं बताएगा, अच्छी बात नहीं है। 95 नहीं आता यार, 95 से ज्यादा आता है। नहीं, पिछले बैच में भी दिया था तो वो लोग भी यही आंसर बोल रहे थे। मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 97 आ जाता, 97 पॉइंट समथिंग आएगा। किसी को प्रॉब्लम समझने में तकलीफ है, आप पूछ सकते हो, मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुका है तो मैं स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को, आप देखना कि कहां पे मिस्टेक हो रहा है आपका। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ऐसा समझो कि आपको ना बोला गया कि आप जाओ नमक खरीद करके ले आओ मार्केट से, तो आप गए नमक खरीदने और आपको इम्प्योर नमक दे दिया। मान लो आपके नमक में ना थोड़ी मिट्टी विट्टी मिला करके दे दी। आपने कितना बाई करा, 6 ग्राम नमक बाई करा हुआ है। फिर आपको बोला गया कि जो आप नमक खरीद करके ले आए हो, इसको ना एक बीकर पानी लो और इसमें घोल लो, बढ़िया से घोल लो उसको। घोलने के बाद ये नमक घुल रहे, घोलने के बाद इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना शुरू करो। तो यहां पे क्या हो गया, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होना शुरू हो गया। ये Cl Ag के साथ मिलकर के AgCl का प्रेसिपिटेट बनाने लगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलकर के सोडियम नाइट्रेट वो पानी में सॉल्युबल रह जाता है। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा चीज जो झाग बन करके सॉल्यूशन से बाहर आ जाए या सस्पेंडेड फॉर्म में नीचे चला जाए, वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन से बाहर निकल गया, मतलब AgCl बाहर निकल गया। फिर आगे बोल रहे आपको कि ये जो आपको AgCl मिला हुआ है, ये AgCl कितना मिला आपको, 14.35 ग्राम आपका मिला हुआ है AgCl जो बना हुआ है। फिर आपसे पूछे कि आप एक बात बताओ कि यहां नमक आपका कितना परसेंट प्योर था, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब देखो थॉट कैसे जनरेट होना है ये आप समझो। ये मान लो इस 6 ग्राम में अगर मैं मान लेता हूं कि 1-2 ग्राम चलो मिट्टी ही है,
मान लो 2 ग्राम मिट्टी है और मैं ये रिएक्शन कराता हूं, तो भाई रिएक्शन तो केवल 4 ग्राम ही करेगा ना, मिट्टी थोड़ी सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, वो 4 ग्राम NaCl ही रिएक्ट करेगा। तो मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये जो AgCl आपका बना हुआ है, सिल्वर क्लोराइड जो आपका बन चुका हुआ है, ये केवल और केवल प्योर नमक से बनेगा, मिट्टी से नहीं बनेगा। तो इतना सारा AgCl बनाने के लिए, इतना सारा AgCl बनाने के लिए आपको कितने नमक की जरूरत पड़ेगी? जितना नमक का जरूरत पड़ेगा वो आपका प्योर नमक है, रेस्ट इम्प्योरिटी होगा। हाँ देखो, अभी अभी करेक्ट आंसर आने लगा। सोहेल 97.5% आता है, 97.5% आता है। तो अब सॉल्व कैसे करना है? देखो, सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो ना, कि आप सबसे पहले AgCl का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। अच्छा, आपको मैंने फिर बताना भूल गया, अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक मास चाहिए, जैसे सिल्वर का चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं सिल्वर एटॉमिक मास 108 एंड क्लोरीन एटॉमिक मास इज 35.5। ये मालूम रहना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। तो अगर मुझे AgCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना रहेगा तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 143.5। तो जब मैं AgCl का मोल कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ AgCl कितना है? 14.35 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना लिखूंगा? 143.5 ग्राम पर मोल। तो जब ये डिवीजन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.1 मोल। AgCl का कितना होगा हमारे पास? 0.1 मोल होगा। अब मैं क्या करूं? अब स्टोशियोमेट्री देखूंगा। देखो, इसका 1 मोल बनाने के लिए नमक का 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो अगर इसका 0.1 मोल बनाना है तो नमक का भी 0.1 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो बेसिकली आपको NaCl जो रिक्वायर्ड होगा, प्योर NaCl जो रिक्वायर्ड होगा, वो कितना होगा? 0.1 मोल रिक्वायर्ड रहेगा। एक बार आपको मोल मिल गया प्योर वाला, तो मास भी तो मिल सकता है। मास कैसे? मोल मोल इंटू मोलर मास। इंटू मोलर मास, करेक्ट है। मोल कितना? 0.1। अब नमक के लिए सोडियम एटॉमिक मास इज 23। तो अगर आप NaCl का, करेक्ट है, करेक्ट है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे 58.5 ये आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो 58.5 से, तो फाइनली ये क्या मिल जाएगा? 5.85 ग्राम मिल जाता है। ये कौन सा मास है बच्चा? ये आपका प्योर मास है। अब मैं यूज करूंगा फॉर्मूला, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना था परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या था? प्योर मास कितना? 5.85 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी कितना? 6 ग्राम में इम्प्योरिटी भी था, इंटू 100। चेक कर लो यार, 97.5% आता है, 95 नहीं आता है। अब किसी ने बताया नहीं कि वो 95 में मिस्टेक कहाँ हो रहा था आपका, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है। मुझे बताओ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे? नहीं, कोई नहीं बताएगा, चलो कोई बात नहीं, सीख लो एटलीस्ट। नहीं बताओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और इसके बाद सब नया स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज परसेंटेज यील्ड। तो आप बताओ कि परसेंटेज यील्ड, पहले तो एक काम करो, परसेंटेज यील्ड का आप लिख लो फॉर्मूला। ये हेडलाइन लिखो और सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली परसेंटेज यील्ड क्या होता है, फिर चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। बीच की कहानी का जरूरत नहीं है, आप केवल
हेडलाइन लिखो, नीचे फॉर्मूला लिखो, बस आगे चाहिए नहीं। तो फॉर्मूले में बोल रहे एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास इंटू 100। अब इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखो कैसा समझाऊं आपको, थोड़ा ना ये अगर रिपीटर क्लास में होता है तो एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उनको इतनी रिएक्शन मालूम होती है कि मैं कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो एक बार ट्राई करता हूँ, वही वाला एग्जांपल आपको भी देता हूँ। आगे जाकर के 12वीं में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उधर देखेंगे ना कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है CH2OH, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसके पास OH वाला ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। साथ में इसके ऑक्सीडेशन से ना एक और प्रोडक्ट मिल सकता है, वो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसा सिचुएशन बहुत सारा है केमिस्ट्री में, बहुत सारा है कि एक ही प्रोडक्ट अलग, एक ही रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल। तो मेरा पॉइंट ये है कि मान लो अगर हमने यहाँ पे 100 मोल अल्कोहल लिया हुआ है, 100 मोल अल्कोहल लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक, और हमारा डिजायर्ड मतलब जो हमको चाहिए, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन सा है? मान लो ये फर्स्ट वाला हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हम ये बनाना चाहते हैं। तो एज पर स्टोशियोमेट्री अगर मैं बात करूं तो आई कैन से कि अल्कोहल का 1 मोल अगर खर्च करूंगा तो 1 मोल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जिस टाइम पे मैं 100 मोल अल्कोहल खर्च कर दूंगा उस टाइम 100 मोल एल्डिहाइड मेरा बन चुका होगा। लेकिन वहां पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि वो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। तो अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनने लगा, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो कैलकुलेटेड है, वो कितना है? वो 100 मोल हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। दैट इज व्हाट, दैट इज कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड और थियरेटिकल। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड और थियरेटिकल, आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन अगर साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनने लगा, मान लो ये 100 मोल में से 10 मोल तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चला गया, तो अब तो 90 ही बना ना। एक्चुअल सीन में कितना बना एल्डिहाइड? उधर गया 90 ही। तो 90 क्या है? 90 इज एक्चुअल जो बना है, जो प्रैक्टिकली हमें मिला है, एक्चुअल और प्रैक्टिकल, आप ऐसा बोलोगे। तो अगर आपको परसेंटेज यील्ड ढूंढना है तो आपको सिंपली क्या करना है? एक्चुअल और प्रैक्टिकल जो मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड और थियरेटिकल और कैलकुलेटेड यू में से इंटू 100 आप कर दो। दैट इज नोन एज परसेंटेज यील्ड। उसी को हम लोग परसेंटेज यील्ड बोल रहे हैं। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। अरे कोई ना बोल रहा। सर 90 कैसे हुआ? अच्छा 90 कैसे होगा, मैं फिर से बता देता हूं। मेरा पॉइंट ये था, देखो हमने जब अल्कोहल लिया 100 मोल, तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जो हम बनाना चाहते हैं, वो एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं। यहां ऊपर जो सामने में लिखा हुआ ये एल्डिहाइड हम लोग बनाना चाहते हैं।
तो एज पर स्टोइशियोमेट्री 100 मोल लेंगे तो 100 मोल बन जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि अल्कोहल एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन के दौरान और एसिड में भी कन्वर्ट होता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 100, हमारा कैलकुलेटेड था 100, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है ना कि अल्कोहल एसिड भी बनाना शुरू कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने आपको ये बोला कि मान लो 10 मोल अल्कोहल का इधर खर्चा हो गया, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया, तो अब आपके पास क्या बचा? आपके पास 90 मोल ही तो बचा। अब वही 90 मोल किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। आप उम्मीद कर रहे थे कि 100 मोल एल्डिहाइड आपको मिलेगा, लेकिन 100 मोल आपको नहीं मिला, 10 मोल तो उधर दूसरे रास्ते पे चला गया। तो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है 90, जो प्रैक्टिकली आपको मिला। थ्योरेटिकल क्या है? थ्योरेटिकल आपने उम्मीद करी थी कि 100 मिल जाएगा, लेकिन 100 मिला नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड ढूंढना रहेगा तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, ये करना रहेगा। आप फिर से आप बोलो, किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो बच्चे। एनीवन, एनी डाउट? जल्दी से। बोल ही ना रहा यार, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इधर चैट में लिखोगे? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इस परसेंटेज यील्ड के भी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मजेदार चीजें पढ़ते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, ये आपको करना है। स्टार्टिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टार्टिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफी काफी लाइनें लिखी हुई है, तो कई लोगों का तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है कि 4 लाइनें लिखे, अरे यार कौन पढ़ेगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहे थे, देखो, ये जो ए है, ये जो आपका रिएक्टेंट ए है, इसका हमने ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करके क्या बनाना है? एक्स बनाना है। हमारा डिजायर्ड कौन है? एक्स है। रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर 2 मोल ए का अगर आप स्टोइशियोमेट्री चेक करो तो आप क्या बोल सकते हो कि ए का अगर 2 मोल खर्चा हुआ तो एक्स का 2 मोल बन जाएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री वही लिखी है। फिर आगे बोल रहे हैं कि सम ऑफ द रिएक्टेंट ए ऑक्सीडाइजेस, कुछ कुछ लिया होगा ए और उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया। बेसिकली हमको कितना लिया? 200 ग्राम लिया। 200 ग्राम ए लिया, जैसे हमने अल्कोहल लिया था वैसे ये ए लिया है, ए होगा कुछ, 200 ग्राम लिया है और उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि 70% ऑफ मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड, मतलब आपका जितना उम्मीद था बनने का, उसका केवल और केवल 70% एक्स बना हुआ है। आपको बताना है कि एक्स का कितना मास बनेगा। ए का हमने 200 ग्राम लिया हुआ है, मोलर मास ए और एक्स दोनों का दिया हुआ। एक बार आप ट्राई करो, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द स्टोइशियोमेट्री। इसके बाद सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो यू मे टेक टाइम। थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा इसमें। टू 231.23। ओके, ऐसे तो मेरे पास भी आंसर नहीं है, मैं भी अभी कैलकुलेट ही करूंगा। ऐसे देखते देखते आंसर कुछ बता सकते हैं हम लोग, ऐसे ही देखते रहो, मैं ऐसे देखते देखते बता दूंगा। काफी अजीब अजीब आंसर आ रहा है यार, मेरे कुछ और ही आ रहा है। 231 ना, हाँ लेकिन 231 नहीं आएगा। महफूज काफी क्लोज हो, 231 के बाद भी कुछ करना है बच्चे। आंसर तो अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है यार। आंसर 161 आएगा। आंसर 161 आएगा। चलो आपका टाइम खत्म, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मैं कर देता हूं। क्वेश्चन कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो आप ए का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लो। मास 200 डिवाइडेड बाई ए का मोलर मास कितना 128। अब स्टोशियोमेट्री देखो, ए का अगर 2 मोल खर्च होता तो एक्स का 2 मोल बनता। 2 मोल ए to produce 2 mole X. So 1 mole A is equal to 1 mole X. ए का हमको कितना खर्च करना है, ए का खर्च करना है 200 डिवाइडेड बाय 128। मोल ऑफ ए अगर खर्च हो जाएगा तो 200 डिवाइडेड बाय 128 मोल ऑफ एक्स मिल जाएगा, मतलब एक्स का हमको मोल मिल गया। तो मास कैलकुलेट करा जाए, मास ऑफ एक्स दैट इज द नंबर ऑफ मोल कितना 200 डिवाइडेड बाय 128।
नंबर ऑफ मोल इनटू एक्स का मोलर मास इज 148। ये जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू आता है, ये आप बता रहे थे 231.25। इट इज 231.25 ग्राम। लेकिन रुको, आप रुको, ये जो आपने कैलकुलेट करा है ना बच्चे, ये आपका कौन सा वैल्यू है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। आपको परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है 70%। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली आपको कितना मिलेगा। आपसे एक्चुअल अमाउंट पूछ रहे थे ना, तो आप सिंपली परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला यूज करो। परसेंटेज यील्ड कितना दिया? 70। इट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट जो आपको कैलकुलेट करना था, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कितना? 231.25। ये कैलकुलेटेड है इंटू 100। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा परसेंटेज यील्ड का, उसमें वैल्यू लिख दिया, क्योंकि हमने जो 231 कैलकुलेट करा है, दैट इज द एक्चुअल, दैट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। हमें वो रिपोर्ट नहीं करना, हम क्या करना है? हमको एक्चुअल वैल्यू रिपोर्ट करनी। तो जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करते हो ना, तो ये कितना आता है? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 231.25, जो कि 161 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आता है, जो कि करेक्ट आंसर हो। 165 नहीं यार, मेरे ख्याल से 161 आता है, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, 161 आता है, 161.8 ऐसा आता है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। किसी को डाउट है? एनीवन? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब स्टोशियोमेट्री क्लास का डिस्कशन एंड होता है। स्टोशियोमेट्री में अगर आपको कुछ है तो वो आपके पास डीपीपी है, आप डीपीपी सॉल्व करो। वहां पे अगर कुछ आता है तो फिर हम लोग स्टोशियोमेट्री फिर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल मोल का कैलकुलेशन, स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, ये वाले पोर्शन हमारे कंप्लीटेड है। आगे जो स्टार्ट करना है, दैट इज सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन यूनिट। तो इंटरेस्टिंग चीज तो आज ही करके जाएंगे। कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन? बाय डेफिनेशन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का डेफिनेशन एनीवन? Mixture of solute and solvent. मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट। अच्छा, कुछ बोल रहे हो कि सर इस चैप्टर को पहले वाला थ्योरी पोर्शन, अच्छा पहले वाला थ्योरी पोर्शन मतलब क्या? वो जो मोल और ये सब था, इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? किसकी बात कर रहे हैं? मोल का जो डेफिनेशन था वो सब पोर्शन पूछ रहे हैं क्या? नहीं समझा, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। पता नहीं बताएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन बता रहे थे सॉल्यूशन का, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके अलावा कोई कुछ बताएगा? अच्छा, बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ बच्चे, आप अगर एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में केवल कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, बहुत सारे लॉ है। हाँ हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। ये एनसीईआरटी में काफी चीजें दी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉ की बात कर रहे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, इन सब की बात कर रहे होंगे। तो Yes, sir. पहली चीज आप ये बात समझो कि जब तक मैं हूं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द एनसीईआरटी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका कवर हो जाएगा। कब कवर हो जाएगा? जब मैं बोलूंगा कि मेरी तरफ से चैप्टर एंड है। मैं बोल दिया चैप्टर एंड,
मतलब एनसीईआरटी आप उठा के देखोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इवन एनसीईआरटी भी आपसे सॉल्व करवाया जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी डीपीपी ही नहीं, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन भी आप करेंगे, वो भी कंपलसरी। तो आएंगे धीरे धीरे, उस स्टेज पे आएंगे, पहले ये सारी चीजें हो जाए, बेसिक चीजें, फिर आते हैं वो एनसीईआरटी भी आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो आप कुछ कह रहे थे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई और बताएगा इसके अलावा कुछ और भी जो आप जानते हो? नहीं, कोई नहीं बताएगा। इंटरेस्टिंग चीज तो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो फैक्ट ये है कि अब ना आगे से हमको, हाँ बताइए बताइए। होमोजेनस मिक्सचर। हाँ, ये बोलना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप होमोजेनस नहीं बोलोगे आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा और मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, और इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आप कॉपी कर लो डेफिनेशन, फिर देखते हैं व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन पहले आप लिख लो, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा चीज था। तो डाउट है क्या, व्हाट इज दिस होमोजेनस? समझने में तकलीफ है क्या? जल्दी बोलो। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बीकर लिया और बीकर में भर लिया पानी, ठीक है। फिर आपको बोला कि आप जाओ नमक ले आओ, ठीक है, NaCl, सॉल्ट, नमक। वो आप ले आए और ले करके ना सीधा सीधा बोले कि इस पानी में डाल दो। आपने नमक लिया और पानी में डाल दिया। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। आपने जब नमक लिया था, जैसे ही उसको पानी में डाला था, उसी सेम मोमेंट पे, ड्यूरेशन नहीं बीतना चाहिए, तुरंत से जैसे ही आपने नमक उस पानी में डाला था, मैंने इसके अंदर से मान लो 10 ml नीचे से कलेक्ट करा और 10 ml ऊपर से कलेक्ट करा, और इन दोनों को अलग अलग बीकर में रख दिया। ये सिचुएशन है। पूछा मैंने कि क्या दोनों बीकर में नमक के मॉलिक्यूल सेम होंगे क्या? सर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने बोला कि आप एक काम करो, यहां पे मैंने पानी लिया हुआ था और आप नमक लेकर के आओ और पानी में डाल दो, ठीक है। जैसे ही आप नमक को पानी में डाले, मैं दो अलग अलग जगह से 10 ml पानी अलग कर लेता हूं, एक बार ऊपर से करता हूं और एक बार नीचे से करता हूं, और दोनों को अलग अलग बीकर में रख लेता हूं, ठीक है। 10 ml ऊपर से कलेक्ट करा और 10 ml नीचे से कलेक्ट करा। क्वेश्चन ये था कि क्या ये दोनों बीकर में, जो नए वाले बीकर हैं, क्या दोनों बीकर में नमक का मॉलिक्यूल सेम रहेगा क्या? नो सर। नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। नमक नीचे है तो जो जहां पे नीचे से सैंपल मैंने कलेक्ट करा हुआ है वहां पे नमक का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब आप ना इस सॉल्यूशन को छोड़ दो, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और वो क्या हो गया, नमक आपका पूरी तरीके से घुल गया, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। और मैंने फिर से वही प्रोसेस रिपीट करा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करा, मतलब एक बार ऊपर से 10 ml लिया, बीकर में डाला, फिर नीचे से 10 ml लिया, इसे भी बीकर में डाला। क्या अभी नमक का मॉलिक्यूल दोनों जगह सेम रहेगा क्या? इससे सेम रहेगा। अब सेम रहेगा। अब सेम क्यों हुआ पता चला, कि जब ये नमक घुल जाएगा ना, तो नमक के जो मॉलिक्यूल होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन पहले वाले केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था।
तो जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको बोलते हैं होमोजेनस, और जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा दैट इज हेट्रोजेनस। मतलब पहला वाला क्या था हमारा, हेट्रोजेनस था, दूसरा वाला क्या था, होमोजेनस था। तो पहले वाले को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हम लोग, नहीं, पहले वाले को आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। हाँ, दूसरे वाले को आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं बिकॉज ये होमोजेनस हो चुका है। अभी डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। तो ये माइंड में हमेशा रखना है कि सॉल्यूशन आप तभी बोलोगे जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, यू कैन नॉट से इट इज सॉल्यूशन, फिर आप सॉल्यूशन उसको नहीं बोल पाओगे। तो डेफिनेशन में होमोजेनस वर्ड इस्तेमाल करना एग्जाम में कंपलसरी है। अगर ये वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मिक्सिंग सब्सटेंसेस। तो एक्चुअली ना ये दोनों ही हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है, ये कोई नहीं पूछने वाला। बट स्टिल आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि अगर दो कंपोनेंट आपको मिक्स करके दे रहा है तो दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। इन कंपोनेंट मिक्स करके दे रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन कंपोनेंट अगर आपको मिक्स करके दे रहा है तो दैट इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। चार कंपोनेंट मिक्स करा तो दैट इज नोन एज क्वाटेनरी सॉल्यूशन। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमारे सिलेबस में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। हमें टर्नरी क्वाटेनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, केवल बाइनरी पढ़ना है, एक ही पढ़ना है। और ये तो मालूम ही है सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट पे बात हम लोग करेंगे अगली, नहीं अभी बता दो, अभी बता दो। कोई बताएगा? अच्छा, यहाँ तो पढ़ भी लेंगे, बोलेंगे जो मेजर कंपोनेंट होगा दैट इज सॉल्वेंट, जो माइनर कंपोनेंट होगा दैट इज सॉल्यूट। एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सोच समझ के बताना। मान लो हमने ना 36 ग्राम वाटर लिया हुआ है, 36 ग्राम वाटर को 46 ग्राम अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया और मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया। आपको बस इतना बताना है इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट एंड अल्कोहल सॉल्यूट। सोच समझ लो बेटा, वाटर 36 ग्राम है, अल्कोहल 46 ग्राम है। सब मोल निकालने के बाद। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। ये चीज दिमाग में रखना, आप जब भी आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करना होता है तो मास को देख करके डिसीजन कोई भी नहीं लेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड कैसा होता है, मोल से डिसाइड होता है, मास से डिसाइड नहीं होता। जिसका मोल कम है वो सॉल्यूट, जिसका मोल ज्यादा है वो सॉल्वेंट। तो अगर यहां मोल कैलकुलेट करूं तो 36, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। अल्कोहल के केस में इट इज 46 मास, इसका मोलर मास भी 46 आता है, तो मोल कितना आता है, 1। तो वाटर का मोल ज्यादा है, मास भले कम है बट मोल ज्यादा है, तो वाटर इज गोइंग टू बी सॉल्वेंट। अल्कोहल का मास ज्यादा है लेकिन मोल कम है, तो जिसका मोल कम है वो सॉल्यूट है। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो आज यही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में ना कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से स्टार्ट हो जाएंगे, मोल, फ्रैक्शन, मोलैरिटी वगैरह सारा कुछ, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और डीपीपी आप लोगों का सॉल्व हो गया? पहला डीपीपी डीपीपी 1 और 2 ग्रुप में भेजा हुआ था मेरे ख्याल से। यस सर। चलिए, तो उसको एक काम करते हैं ना, उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगली क्लास में मैं डीपीपी डिस्कस कर दूंगा आपका। ये स्टार्ट में थोड़ा कंसंट्रेशन यूनिट 4-6 कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने के बाद आपका डीपीपी डिस्कस कर दूंगा। तो थोड़ा एक काम कर लेना आप,
अगली क्लास में आने से पहले डीपीपी के कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे वो मार्क करके रख लेना, तो फटाफट आप पूछते रहेंगे, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, जी सर। चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं। बाय बाय।